हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है अपना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि लूसेंट का 8 चैप्टर है ना। तो अब अगर बच्चों आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष भारतीय अनुसंधान। आपको पता ही होगा कि लूसेंट की इम्पोर्टेंस, कि वो हर एग्जाम के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसलिए ये लिंक अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना। तो अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, तो हमारा टॉपिक अभी शुरू करते, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, मतलब प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। भारतीय अंतरिक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये याद जरूर रखना है ना। और क्या नाम क्या था? 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतरिक्ष कार्य करना प्रारंभ किया, है ना। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करने 15 अगस्त 1962 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, जैसे कि 1962 का हुआ, और ये 1969 जो क्या हुआ था, ISRO का स्थापना हुई थी, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया, तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। मैगडेलेन, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। मैगडेलेन 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास अमेरिका निर्मित 1963 में ना को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TRL, है ना, RAS से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना, जैसे कि दिनांक 4/10/1957 अंतरिक्षयान स्पुतनिक 1, है ना, उपलब्ध। ये उसकी उपलब्धि थी है। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। 3/11/1957 स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह, जिसमें कुत्तों को लेकर गया था, है ना। 18/12/1958 स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह। 4/10/1959 लूना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लूना कब लॉन्च हुआ था, तो ये लिखने का वहां पे ना 4/10/1959, है ना। पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ पे चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। ये पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ में, मतलब उस भाग के चित्र भेजे जो कि पृथ्वी से दिखाई दे नहीं पड़ते थे, है ना। 12/4/1961 वेस्टॉक 1 मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा, तो वो हुई थी 12/4/1961। 12/4/1961। और ये विस्टोक भी जरूर याद रखना। पूर्व सोवियत संघ की यूरी गागरिक है, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है ना। गागरिक ने पृथ्वी का
एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। अब विस्टोक 6 जैसे कि 4/12/1963 विस्टोक 6 पूर्व सोवियत संघ के वेलेंटाइन वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। क्या नाम था प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी मुझे? वेलेंटाइना टेरेस्कोवा ये पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है ना। और 6/4/1965 इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह, राइट। 16/11/1965 वेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतारा। 21/10/1968 लूना चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जैसे कि लूना 9 याद रखना बहुत। जैसे कि अब आता है सोयूज 4 14/11/1969 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र दैट इज द सोयूज 4, राइट। और अपोलो का कब लॉन्च हुआ था? 16/7/1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा, राइट। तो आज हमारा कौन सा यहाँ अब आया मार्स 2 बोले तो 1971 में मार्स 2 लॉन्च हुआ, राइट। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष का उतरना। ये इस क्वेश्चन को बहुत स्टार मार्क दे के रखो, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे क्या पूछा था, मंगल पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा? तो डायरेक्ट मार्स 2 लिखने का डायरेक्ट, है ना। अब ऊपर चलते थोड़ा। अंतरिक्ष केंद्र, रुक जाओ थोड़ा सा और जूम कर ले, है ना। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाए और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानी यदना SLV 3SLV PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया। क्या बोल रहा है? SLV 3 SSLV PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक मार्क करके रखना, स्टार मार्क करके रखना, है ना। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु ISAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजना को डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण, परीक्षण और प्रबंध संपन्न किया गया। मतलब इस केंद्र में डिजाइन, निर्माण और परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किया गया, राइट। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद सैग बोलते हैं उसको, जैसे कि SAC। इस केंद्र में प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह को प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है, राइट। फिर आता है कौन सा? SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा। क्या नाम लिखा है? श्रीहरिकोटा। यह इसरो का प्रमुख
प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र याद रखना शार कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र, क्या लिखा है? द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, 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 तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित केंद्र की शाखाएं है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव्य ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। मतलब यहाँ इंजन को डिजाइन किया जाता है। कहाँ पे? दैट इज द LPSC, राइट। और महेंद्रगिरी में द्रव्य ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध है, राइट। अब आता है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC। इस नेटवर्क का प्रमुख और मुख्यालय कहाँ पर है? इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मैरीशस में इसकी भूकेंद्र है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मैरीशस में इसकी भूकेंद्र है। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मशीनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाओं का प्रदान करती है, राइट। अपना आता है मुख्य नियंत्रण सुविधा, है ना। मुख्य नियंत्रण सुविधा बोले तो हासन, कहाँ पे है? हासन में MCF, याद रखना MCF। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधि तथा मतलब तथापि जो भी बोल सकते हैं ना, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी कार्यों या क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन में स्थित मुख्यालय सुविधा के पास है। मतलब वो कर्नाटक में आता है ये हासन, है ना, जो कि मुख्यालय है, निर्मित सुविधा के पास है ना, राइट। इसरो का दूसरा मुख्यालय नियंत्रण सुविधा केंद्र, इसरो का दूसरा, राइट। देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, इसरो का दूसरा मुख्यालय सुविधा केंद्र कहाँ पर है? केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित हुआ था, राइट। ये भी याद रखना है, ये लास्ट वाला पॉइंट देखो मैंने डार्क से किया हूँ, इसको थोड़ा डार्क में तुम भी स्टार देके रखना, है ना, राइट। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम ISSU, इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद NRSA अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करने पृथ्वी के संसाधनों पर की पहचान, राइट, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। एक बार फिर से ये वाला टॉपिक लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद में। NRSA अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है।
जैसे कि ये इम्पोर्टेंट करके है, जैसे कि पृथ्वी के संसाधनों का पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। क्या? NRSC, NRSA। दोस्तों मैं तुम्हारे लिए देखो 3 बार रिवीजन मार रहा हूँ वही टॉपिक को, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि ये कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, राइट। तो इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में हुआ, है ना। इसका कहाँ पर है? बालानगर, राइट। इसको भी मेन पॉइंट में डालो। मतलब NRSC का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बालानगर में। इसके अंतरिक्ष देहरादून में स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान में राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है, राइट, अंग है। अभी तक के तो हमारा ये एक ही चिप ये हुआ पेज, राइट, और 15 मिनट हो चुके हैं, राइट। अब आता है प्रमुख भारतीय उपग्रह। हमारी इधर थोड़ी हवा तूफान चल रही है दोस्तों, तो थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आएंगी तो सॉरी, हाँ, बट कोई बात नहीं, पढ़ने वालों कहीं भी पढ़ लेता है, राइट। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1972 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। आपको लूसेंट पढ़ना कैसे बताऊं क्या? जैसे कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइप में पढ़ने का, राइट। इसका वजन 360 किलोग्राम था, राइट। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर प्रौद्योगिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिक प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 महीने में निर्धारित की गई, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। क्या किया? मार्च 2080 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। उपग्रह के प्रकार, राइट। हमारा टॉपिक क्या है? उपग्रह के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रह को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। जैसे कि पहला क्या है? 4 वर्गों में बोल रहे हैं ना, हाँ 4 वर्ग है, राइट। तो पहला वर्ग है निम्न भूकक्षीय कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, राइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्ष में सामान्य 200 से 600 किलोमीटर की सीमा कार्यरत होती है। क्या इस ग्रह में क्या है? एक अंडाकार कक्षा में सामान्य 200 से 600 किलोमीटर सीमा में कार्यरत होती है। ये कितने में होती है? 200 से 600 किलोमीटर सीमा में कार्यरत होती है, राइट। और इस सौर तुल्यकालीन कक्षीय उपग्रह सन सिंक्रोनोइज ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करती है। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्त क्षेत्र में दृश्यमान होता है, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से देखो। जब उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हुए पृथ्वी, तो पृथ्वी की सतह पर कटी हुई फसल की जैसे कि आपने देखा होगा रॉकेट जब उड़ता है तो कैसे धुआं धुआं छोड़ के जाता है, राइट। वैसा ही समझो मान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS इसी वर्ग में आता है। भूतुल्यकालीन उपग्रह जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटों में एक बार
पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितने घंटों में? 24 घंटों में एक बार। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट डालना, 24 घंटों में एक बार, 24 घंटों में एक बार, 24 घंटों में एक बार। ये थोड़ा सा देखो, है ना। क्योंकि पृथ्वी की अपनी धुरी पर इसने ही समय में परिभ्रमण करती है, राइट। अंततः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होती है। इनसेट श्रेणी के उपप्रयोग इसी वर्ग में आते हैं। अब आता है चौथा, राइट। लॉन्ग इलिप्टिकल मोलनिया ऑर्बिट, लॉन्ग इलिप्टिकल मोलनिया ऑर्बिट, दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा, राइट। ये 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाला उपग्रह इसी वर्ग में आता है, राइट। अब भास्कर 1, अब आते हैं टॉपिक भास्कर 1। तब तक के लिए सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ना, 1 मिनट का ब्रेक, राइट। थोड़ा सा मतलब पानी भी तो पीना चाहिए दोस्तों, तो आप भी पी लो, और खाना नहीं खाएंगे तो खाना भी खा लो, राइट। फिर चालू करेंगे हम भास्कर 1। तो चलो शुरू करते भास्कर 1। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर 1 को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बीकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, राइट। कब किया गया? 7 जून 1980। ये क्वेश्चन याद रखना, 7 जून 1980 को भास्कर 1, राइट। और कितने किलोमीटर ऊंची पर? 525 किलोमीटर ऊंचाई पर, राइट। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भूपर्यटन अनुसंधान करना था, राइट। इसको मिटा देता हूँ, राइट, मिटा देता हूँ, करना था। इसके 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद किया गया, राइट। भास्कर 2 पे आते अब। भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को भी रूस प्रक्षेपण केंद्र बीकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 225 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। कैसे है? घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्र की स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसे अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया, राइट। रोहिणी श्रृंखला, अब आते हैं रोहिणी श्रृंखला पे। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतरिक्ष भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपण किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था, राइट। इस अभियान द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी IS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, क्योंकि ये PDF में थोड़ी सी ब्लर टाइप में आई है ना, तो प्लीज क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना, है ना। इस प्रकार रोहिणी RS-1
भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिकी परीक्षण में रोहिणी RDSD-2 को 12 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा में SLV-3D द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। राइट, इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यान को विकसित करने वाले देश को श्रेणी में लाया गया। क्या बोल रहा है? तथा भारतीयों को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया गया। राइट। प्रायोगिक संचार उपग्रह, क्या टॉपिक है अपना? प्रायोगिक संचार उपग्रह। प्रायोगिक संचार उपग्रह, प्रायोगिक संचार उपग्रह। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। क्या था? एप्पल, याद रखना, क्वेश्चन आता है इसका। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैनिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिकी संचार उपग्रह एप्पल 12 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियस 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू-स्थिर कक्षाओं में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगा गया। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूरदराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैनिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव के इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट। विस्तारित रोहिणी, क्या बोल रहा है? विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला। राइट, स्रोस, उसको ही बोलते स्रोस। विस्तार रोहिणी उपग्रह श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा दिया गया। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्रोत 1, स्रोत 2, स्रोत 3 एवं स्रोत 4 प्रक्षेपित किया गया। स्रोत 1 एवं स्रोत 2 असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली। राइट, क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली, उपग्रह प्रणाली बोले तो उसको इनसैट बोलते हैं ना। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एवं बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में एक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह कौन थी? इनसैट बोले तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू-स्थित ट्रांसमीटर के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के सर्वप्रेक्षण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रसार है, जबकि इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह थे। इनसैट प्रणाली में प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह थे, जैसे कि इनसैट A,
1A, B1, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह थे। प्रथम में कितने थे? 4। लेकिन द्वितीय में 5 थे, जैसे कि 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तृतीय पीढ़ी में 5 उपग्रह थे, जैसे कि 3A, 3B, 3C, 3D और 3E, राइट। तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रह थे। कितने थे? 7। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रह थे, याद रखना। प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। चौथी पीढ़ी के उपग्रह हैं जैसे कि 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका था, राइट। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। भारतीय में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह की प्रणाली की गई। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ISR। क्या बोल रहा है? किसके लिए की गई? राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए, राइट। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए, राइट। तो विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना था। मतलब इन चीजों की निगरानी करने के लिए ये सैटेलाइट बनाई गई, जैसे कि ISR, राइट। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों का स्पर्श किए बिना प्रकीर्णनीय विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा से पृथ्वी पर क्या बोल रहा है? स्थित वस्तुओं को थोड़ा सा है ना, स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों को विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सिंदूर संवेदी, बता रहा हूँ आपको। अगर आपको क्वालिटी में ये सब नहीं दिख रहा ना, प्लीज PDF में थोड़ी सी ये है तो प्लीज क्वालिटी इंक्रीज कर लो, है ना। तो आपको क्लियरिटी से दिखेगा, है ना। तो क्या था टॉपिक था अपना? दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सिंदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीक अधिक से अधिक अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर है लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के लिए बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपण किए गए उपग्रह है जैसे कि IRS E1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-1P6, कॉर्टोसिट्स 1 एवं आदि, राइट। तो अपना क्या नोट में क्या लिखा है? कॉर्टोसिट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट करना। क्या लिखा है? यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज क्वालिटी इंक्रीज करो और देखो। कार्टोसिट पहला देश का कार्टोसिट 1, क्या लिखा है? कार्टोसिट 1 प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है, राइट। कार्टोसिट 1 प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। अब दिख रहा है क्या? देखो अब दिख रहा हूँ क्लियरिटी से, राइट। अब आता है मेटसीट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशेष उपग्रह मैटसीट क्या लिखा है? यहाँ पे मेटासीट लिखा है, लेकिन मैटसीट हिंदी में हम पढ़ सकते, लेकिन यहाँ मेटासीट है, राइट। मेटासीट को भूस्थैतिक स्थानांतर कक्षा जियोस्टैटिशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, राइट। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 100 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को
भूस्थैनिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी गति से कोणीय गति से उपग्रह भी घूमता है, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी से एक विशेष स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा में स्थापित किया है। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए गए हैं। मैनसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसके में पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट, यह पहला अवसर था जब भारत में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त किया था। स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपण किया। जैसे कि ये पहला अवसर था जब हमने एक सैटेलाइट की वजह से हमने पानी कब आएगा, है ना, ये हमने जांच की थी। हमको पता भी लग गया था कि पानी कब आएगा फिर। राइट, इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारी और मौसम कैसा होगा सब जानकारी इस चीज से हमको मिलने लगी। क्या लिखा, इससे पूर्व मौसमी जानकारी इनसैट श्रेणी के उपग्रह से प्राप्त हो जाता था। राइट, एजुसेट, क्या लिखा, एजुसेट 12 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह एजुसेट्स को सफलतापूर्वक भूस्थानिक कक्षा में स्वदेशीय निर्मित भूस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F-01 की सहायता से स्थापित किया गया। राइट, एजुसेट में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को I-2 नाम दिया गया। इसकी जीवन की अवधि 7 वर्ष निर्धारित है। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। राइट, अभी नोट में क्या लिखा है देखो, इंपॉर्टेंट होगा कुछ भी, देखो इसको। इसको देखते हैं अब। एजुसेट को प्रक्षेपण करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट में दिया है तो ये पीवाईक्यू में तो होगा ही। क्या लिखा है, एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया तथा एजुसेट्स का निर्माण इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र में किया जाता है। GSLV, क्या बोल रहा है, GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। राइट, मतलब GSLV की पहली कार्यात्मक उड़ान कौन थी, एजुसेट। राइट, अब हेमसेट पर आते हैं। क्या था, हेमसेट। राइट, अब हेमसेट पर आते हैं। हेमसेट PSLV C6 द्वारा कॉर्टोसेट्स 1 के साथ ही संचार उपग्रह हेमसेट को ही एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया। हेमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश और विश्व के शौकिया रेडियो हेम ऑपरेटर्स को उपग्रह आधारित रेडियो से सेवा मुक्त उपलब्ध कराना है। इसकी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 2। हेमसेट की जीवन अवधि कितनी, ये क्वेश्चन आता है ना। हेमसेट की जीवन अवधि लगभग कितने वर्ष थी, 2 वर्ष थी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय, अब आते हैं अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। राइट, 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। कब बने, 3 अप्रैल 1984। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा ना। राइट, आप कॉम्पिटिटिव वाले बंदे हो, आपको तो सब पता होगा ना। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको तो पता ही होगा, आपने देखे ही होंगे। पुलिस भर्ती, जैसे कि कांस्टेबल भर्ती। राइट, वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-20 अंतरिक्ष यान में क्या लिखा है, कजाखस्तान में बेकाऊर कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इनको थोड़ी ना लाउडली बोलना, क्योंकि देखो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ढंग से। राइट, मैंने इतने बार पढ़ने के बाद फिर भी आप ट्राई करोगे तो आपको आएगा। जैसे कि मैंने कजाकिस्तान में बेकाऊर
कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए, राइट। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आए। कब आए? अब ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना कि राकेश शर्मा पृथ्वी पर वापस कब आए, तो आपको क्या ना 11 अप्रैल 1984 को वापस आ गए, राइट। तात्कालीन ये आता है अपना, हाँ, तात्कालीन प्रधानमंत्री। प्लीज आप अगर क्वालिटी अच्छे से नहीं दिख रही होंगी तो सॉरी, बट आपको कंटेंट फुल प्रोवाइड मिल रहा है, राइट। ऐसा कंटेंट आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लीज क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लो, आपको दिखेगा, आराम से दिखेगा, राइट। तत्कालीन प्रधानमंत्री समिति इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है? शर्मा जी का उत्तर था, सारा जहां से अच्छा, राइट। अभी ये थोड़ा सा देश यूएसए ये थोड़ा दिख रहा नहीं, मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, है ना। मेरे को याद दिलाना प्लीज, है ना। तो अपना क्या था, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 15वां राष्ट्र बना। कौन सा राष्ट्र बना? अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कौन सा देश बना? 15वां राष्ट्र बना। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। याद रखना, 139वें यात्री, क्या? 139वें यात्री, राइट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। ये तो आपको पता ही है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। इसकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान के कोलंबिया के मिशन STS 107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से ही हो गया। चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 पे आते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था। यह विश्व का 68वां मतलब 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहक PSLV C-11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 ईस्वी सन को अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। भारत कौन सा देश है? भारत छठा देश है। इसके बाद ये देशों के बाद हमारा भारत देश आता है छठा नंबर पे, जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 11 पिलोड युक्त चंद्रयान 1 से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास की एक विशाल एंटीना का स्थापन कर्नाटक में बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूरी पर ब्यालालू याद रखना में की गई। यह प्रथम अवसर था जब, अरे थोड़ा सा ज्वाइन में था ना तो मैं कंफ्यूज हो गया, राइट। ये प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेज गए, राइट। भारत का पहला चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था, राइट, जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा, राइट। भारत मंगल मिशन, अब ये पढ़ते हैं अपन भारत मंगल मिशन। भारत मंगल मिशन, भारत का मंगल मिशन भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पूर्व रूप से तैयार मंगल मिशन जिस मंगलयान नाम दिया गया। भारत वैज्ञानिक द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिस मंगलयान नाम दिया गया 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की
कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचा। राइट, क्या बोल रहा है? देखो मेरा ध्यान यहाँ पर चली गया था 24 सितंबर 2014 को कितने बजे? 8 बजे मंगलयान की कक्षा में प्रवेश किया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना, है ना? कब बना? 24 सितंबर 2014 को कितने बजे? 8 बजे। राइट, भारत विश्व का पहला देश बना मंगल पे पहुंचने वाला। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक जोड़ा गया था। राइट, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बना। भारत एशिया का पहला देश जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। राइट, नासा, ESA और रॉसकोस्मोस, क्या था? रॉसकोस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए थी। ये याद रखना, क्वेश्चन ये आता है, समझे ना? मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थित है में क्या बोला है? देखो 400 करोड़ रुपए लग गए, 450 करोड़ रुपए, तब जाके सफलता मिली। राइट, मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 665 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 800 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपग्रह का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रह में किया जा सकेगा। राइट, अब कहाँ पे है अपन? अच्छा, ESLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ESLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को सफल प्रायोगिक परीक्षण करने अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, जापान, चीन। राइट, SLV-3 4 चरणों में चलने वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 400 किलोमीटर भार वर्ग की उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन प्रोनोदन ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए गए, जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थी प्रक्षेपण सफल हो रहा। राइट, 17 अप्रैल 1983 की SLV-3 की चतुर्थी एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ASLV Augmented Satellite Launch Vehicle ASLV। राइट, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में ASLV-3 का ही संवर्धन रूप है। मतलब ESLV-3 का ही संवर्धन रूप है ये ASLV। राइट, इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग की उपग्रहों में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। राइट, यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाला ASLV के स्टेप्स ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोजन सेल
टर्मिनेटेड्स पॉलीब्यूटाइन्स NTBT प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थी चरण के लिए HEF 20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV D1 24 मार्च 87 एवं ASLV D2 है ना VD2 13 जुलाई 88 को प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए। अब आता है अपना टॉपिक। अपना तो अभी बहुत चैप्टर बाकी है पर अभी कौन सा चीज है, ये तो अभी मतलब चौथा ही पेज चल रहा है। तो हम PSLV नेक्स्ट पार्ट में करे चलेंगे क्या? ठीक है, तो आज की वीडियो इतने में करते हैं और PSLV हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट। PSLV याद रखना।